हेलो एवरीवन, आईएएस प्रेप में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम मिशन लेखपाल का डेली प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन अब हम देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में आहार नामक प्रशासनिक इकाई का प्रमुख क्या कहलाता था, जिसके पास सैन्य और राजस्व दोनों शक्तियां निहित थी। आप लोग कमेंट में भी अपने आंसर्स दे सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसका आंसर और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते चलेंगे। ठीक है, सातवाहन काल में आहार नामक प्रशासनिक इकाई का प्रमुख क्या कहलाता था? ये कहलाता था अमात्य। ठीक है, इसके क्या काम थे? सैन्य और राजस्व, इसके पास दोनों शक्तियां निहित थी। ठीक है, अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि महाभोज का क्या काम था, महारथी का क्या था, विषयपति का क्या था। तो महाभोज जो होता था वो स्थानीय सामंत या क्षेत्रीय शासक होते थे। ठीक है, महारथी कौन होता था? ये एक महान रथ योद्धा होता था। ये उच्च कोटि का सेनापति होता था या क्षेत्रीय शासक होता था। इसके अलावा जो प्रशासन के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के लिए किसकी नियुक्ति की जाती थी? गौलमिक की नियुक्ति की जाती थी। ये ऑप्शंस में नहीं है, बट ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है डायरेक्ट। कभी ऐसे पूछ लेता था, जैसे यहाँ पूछा गया ना आहार कौन होते थे, वैसे ही पूछ लेता था कि गौलमिक कौन होते थे। ठीक है, इसके बाद विषयपति कौन होता था? जो विषयपति होता था वो एक प्रांतीय या जिला स्तर का प्रशासनिक अधिकारी होता था। ठीक है, यहाँ पे आप सातवाहन की लोकेशन भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये उधर गुजरात, थोड़ा सा एमपी है ना, इधर महाराष्ट्र, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये पूरा एरिया ये सातवाहनास का था, है ना, आप ये देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेरशाह सूरी के भू राजस्व सुधारों के संदर्भ में सर्वेक्षण शुल्क के रूप में लिया जाने वाला जरीबाना भू राजस्व का कितना परसेंट निर्धारित था? यानी कि जो ये जरीबाना था ये कितने परसेंट लिया जाता था? ये लिया जाता था 2.5%। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक कर संग्रह शुल्क था जिसका नाम था महाशिलाना, इसको 5% की दर से लिया जाता था। ठीक है, और जो भूमि की माप होती थी उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता था? सिकंदरी गज किया जाता था। ठीक, यानी कि एक सिकंदरी गज में कितना होता था? 32 अंगुल होता था। ठीक है, और ये जो जरीबाना जो अभी हमने आंसर देखा, ये जो कि भू राजस्व होता था, इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक सर्वेक्षण शुल्क होता था जिसकी दर होती थी 2.5%। इसकी शुरुआत शेरशाह सूरी ने करी थी और बाद में अकबर ने भी इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया था। ठीक है, अब हम चलते तीसरे क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में महलवाड़ी बंदोबस्त को व्यवहारिक रूप देने के लिए रेगुलेशन 7 1822 के कार्यान्वयन में किस अधिकारी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त का जनक कहा जाता है? यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त का जनक किसको कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन है हॉल्ट मैकेंजी, रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग, जेम्स थॉमसन, कैप्टन रीड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त का जनक कहा जाता था रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग को। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि महलवारी व्यवस्था होती क्या थी। ठीक, सबसे पहले महल का मतलब होता है गांव का समूह, यानी कि महलवारी बंदोबस्त का मतलब होता है भूमि का राजस्व पूरे महल या गांव से सामूहिक रूप से लिया जाता, सामूहिक रूप से लिया जाता था, है ना। जैसे कि मान लीजिए पूरा गांव है तो इसके अलग अलग किसान भू राजस्व नहीं देते थे, पूरा गांव मिला के देता था। इसकी एक दर निर्धारित हो जाती थी, ये इस गांव का इतना, इस गांव का इतना, इस गांव का इतना, है ना, यानी कि पूरा गांव मिल के देता था। ठीक, और इसमें किसान, जमींदार और गांव के मुखिया सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते थे। ठीक, और ये व्यवस्था मुख्यतः चलती किधर थी? ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश में चलती थी। उस समय उसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। बाकी ये मध्य भारत और पंजाब के भी कुछ भागों में लागू की गई। ठीक, अब हम देखते हैं कि रेगुलेशन 7 1822 का क्या महत्व था। ये जो है, ये कानून जो था ये महलवारी व्यवस्था को एक कानूनी आधार देता था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें सम्मिलित थी? इसके अंतर्गत भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण होता था, मिट्टी की गुणवत्ता का आंकलन होता था, है ना, उपज के आधार पे कर का निर्धारण होता था, राज्य और किसानों के अधिकारों की स्पष्टता इसमें की गई थी। मतलब इसमें राज्य के और किसान के क्या अधिकार होते थे इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत्र क्षेत्र में 84 देश को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोलने वाले नेता शाहमल ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? ठीक, इनका मुख्यालय था बड़ौत। ठीक है,
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 84 देश का मतलब क्या होता है। 84 देश मतलब 84 गांव। ये 84 गांव का क्षेत्रीय संघ होता था। इसमें इसका महत्व क्या होता था कि इसमें सामूहिक किसान एकता होती थी, पंचायत व्यवस्था को फॉलो किया जाता था इसमें, और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और अंग्रेजों की राजस्व नीति और अत्याचारों के विरुद्ध यहाँ तीव्र संतोष था। इसी वजह से इन लोगों ने इसका विरोध किया। अब जो शाहमल थे जिन्होंने किया, वो थे कौन? तो शाहमल 1857 के विद्रोह के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश बागपत क्षेत्र के एक प्रमुख किसान नेता थे। ठीक है, इन्होंने 84 देश के किसानों के ये 84 देश के किसानों के प्रतिनिधि और संगठक थे, और इन्होंने विद्रोह को किसान आंदोलन का रूप दिया। ठीक है, इन्होंने किया क्या क्या? तो इन्होंने किसानों को संगठित किया, अंग्रेजी राजस्व वसूली को रोकने का प्रयास किया, पुलिस चौकी और अंग्रेजी प्रतीकों पर हमले किए। ये केवल सैनिक नहीं बल्कि किसानों द्वारा संगठित एक जन आंदोलन था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के बागपत क्षेत्र में 84 देश को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोलने वाले शाहमल ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? बड़ौत में बनाया। ठीक, अब इसमें 84 देश क्या होता है हम लोग ने ये भी देख लिया, शामल कौन थे ये भी देख लिया, और 1857 का विद्रोह क्या था ये आपको पता ही है ना। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि शाहमल ने बड़ौत को ही मुख्यालय के रूप में क्यों चुना? और भी तो बहुत सारी जगह थी, वो उनको भी चुन सकते थे। तो इसका उत्तर यहाँ पे ये होगा कि पहली बात तो जो बड़ौत था वो केंद्रीय स्थान था। जो 84 गांव थे इनका ये कैसा था? केंद्रीय स्थान था। आसपास के गांवों से यहाँ पहुंचना बहुत आसान था। ठीक है, यहाँ पे किसान सभाएं आयोजित की जाती थी, विद्रोह के लिए रणनीतियां बनाई जाती थी, है ना, आसानी से, क्योंकि केंद्र में था तो वहां से लोगों तक जानकारी पहुंचाना, आदेश पहुंचाना या कोई योजना पहुंचाना वो बहुत आसान होता था, है ना। इसलिए बड़ौत का चयन किया गया मुख्यालय के रूप में। अब हम आगे बढ़ते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में दौधन बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है और यह परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान के कोर क्षेत्र से होकर गुजरती है? ठीक, तो दौधन बांध का निर्माण प्रस्तावित है केन नदी पे। ठीक है, और ये परियोजना कौन से राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ये याद रखिएगा, दौधन बांध किस पे है? केन नदी पे। किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ठीक, अब हम देख लेते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना है क्या। ये भारत की पहली क्रियान्वित अंतर नदी जोड़ो परियोजना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट न्यूज में आया था तब से लेके ये आज तक बहुत रेलिवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो जल की कमी है, सूखा है और जो कृषि संकट है इसको दूर करना। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो केन नदी का अतिरिक्त जल है उसको बेतवा नदी में स्थानांतरित करना, है ना। केन का जितना भी एक्स्ट्रा जल है वो बेतवा नदी में स्थानांतरित करना, ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश का गंगा मैदान मुख्य रूप से किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? मॉनसून प्रकार, अर्धशुष्क स्टेपी, शुष्क शीत ऋतु वाला आर्द्र उपोष्ण, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मॉनसून, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके डाउट अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश के गंगा मैदान में कैसी जलवायु है? शुष्क शीत ऋतु वाला आर्द्र उपोष्ण यानी कि CWG। ठीक है, अब हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कोपेन ने जलवायु को तापमान और वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया था। इसमें जो इन्होंने लेटर्स दिए हैं अलग अलग, है ना, जैसे यहाँ पे देखिए AMW, BSHW, CWG, ये AS, इनका एक महत्व है। क्या महत्व है? जैसे C का मतलब होता है आर्द्र उपोष्ण जलवायु यानी कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, W मतलब शीत ऋतु में शुष्कता, G का मतलब ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक तापमान। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान कैसा हो गया? शुष्क शीत ऋतु वाला आर्द्र उपोष्ण, है ना, यानी कि हमारे यहाँ की जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क होती है और जो गर्मी होती है वो थोड़ी सी आर्द्र होती है। ठीक है, अब हम इसके अलावा देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के गंगा मैदान की और क्या विशेषताएं हैं।
ये देखिए CWG जलवायु में आता है पहली बात तो उत्तर प्रदेश का गंगा मैदान। वर्षा यहाँ पे 80 से 90% जो होती है वो जून से सितंबर के बीच में होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, है ना। शीत ऋतु में होती है नवंबर से जो शीत ऋतु होती है नवंबर से फरवरी के बीच में, वो लगभग शुष्क होती है, ठीक। तापमान ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है, और शीत ऋतु का तापमान होता है 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती है, जानते ही हैं। वर्षा ऋतु मानसूनी होती है, बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, है ना। शीत ऋतु शुष्क और ठंडी होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए आप लोग, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यूरेनियम झांसी, तांबा मिर्जापुर, एंडोसलाइट और पायराइट सोनभद्र, कांच बालू ललितपुर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें सही है एंडालुसाइट और पायराइट सोनभद्र में, ठीक है। अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर खनिज संसाधनों की दृष्टि के आधार पर अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो दो भौगोलिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक बुंदेल का पठार है और एक विंध्यन क्षेत्र है। बुंदेल पठार वाले रीजन में झांसी, ललितपुर और बांदा आता है ना, और विंध्यन क्षेत्र में सोनभद्र और मिर्जापुर आता है। यहीं पे मेनली खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ मेनली ये ध्यान रखना है कि सोनभद्र में कौन सा मिलता है, तो एंडोसलाइट और पायराइट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे वाला रीजन है ना, ज्यादातर खनिज संसाधन इसी एरिया में मिलते हैं। भारत की भू आकृतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय प्राणी का हिस्सा नहीं है? यानी कि कौन सा ट्रांस हिमालय में नहीं आता? लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ट्रांस हिमालय में नहीं आएगा पीर पंजाल श्रेणी, ठीक। बाकी लद्दाख, जास्कर और काराकोरम ये सब किस में आते हैं? ट्रांस हिमालय में आते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा मैप पे भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, है ना। ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, ये जास्कर रेंज है। ये किस में आता है? हमारा ट्रांस हिमालय में, ठीक। फिर इसके नीचे ये देखिए, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, ये पूरा यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। फिर इसके नीचे लघु हिमालय, ये हिमाचल के एरिया को कवर करती है, ये देखिए ये ब्लू वाला जो है। फिर इसके नीचे शिवालिक रेंज, है ना, यानी कि इसमें पीर पंजाल नहीं है। तो ट्रांस हिमालय में कौन सी तीन है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की प्रक्रिया को किस वर्ष पहली बार संसदीय नियमों में स्थान दिया गया था? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? जब किसी बहुत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामले पर बहस करना अनिवार्य हो जाता है तो संसद की बाकी कार्रवाइयों को रोककर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसमें जो बहुत आवश्यक मुद्दा है उस पर लेके चर्चा की जाती है, ठीक है। तो ये पहली बार संसदीय नियमों में इसको कब स्थान दिया गया था? 1954 में इसको स्थान दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है? मंत्री को तत्काल उत्तर देना होता है, इसमें संक्षिप्त चर्चा की अनुमति होती है, लेकिन इसमें मतदान नहीं होता है, ठीक है। और ये व्यवस्था कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने का एक प्रभावी साधन है, ठीक है। जैसे कि कोई सांसद किसी अत्यंत महत्वपूर्ण, तत्कालिक और जनहित से जुड़े विषय को सरकार के सामने लाना चाहता है तो वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाता है, ठीक है। कब लाया गया? 1954 में पहली बार इसको संसदीय नियम प्रक्रिया में शामिल किया गया, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आप ये मत देखिएगा कि सीक्वेंस क्यों अलग अलग है ना, क्योंकि हम लोग, आपको जो टेस्ट पेपर मिला है सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम पे, हम लोगों ने उसका क्रम चेंज नहीं किया है ताकि आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे सीक्वेंसिंग गलत की है। सीक्वेंसिंग जो आपके पेपर में है वही आपको बोर्ड में भी मिलेगी। संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत गठित स्वायत्त जिला परिषद, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की कुल 30 सदस्यों की संख्या में से कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, है ना। ये जैसे कि जो ये कीवर्ड्स हैं इन पे बहुत गौर करिएगा। 30 सदस्यों में से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 4 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। और 6ठी अनुसूची में कौन कौन से हमारे राज्य आते हैं? ATMM, है ना। ATMM मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम,
ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो 5वीं अनुसूची है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो ये 80 mm को छोड़ के बाकी उसमें आते हैं। अब देखिए 6ठी अनुसूची का उद्देश्य क्या है, पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों को स्वशासन प्रदान करना, ठीक है, ताकि उनकी संस्कृति, परंपरा और उनके भूमि अधिकारों की रक्षा की जा सके। ठीक है, किन 4 राज्यों पे लागू होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से किस पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश को भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? ठीक है, तो ये शामिल किया गया पुदुचेरी को। ठीक है, इसको कैसे ऐड किया गया, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम से, ये याद रखिएगा। अब ये बताइए संविधान संशोधन के बारे में किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, संविधान में अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला गया इसमें संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और संसद की शक्ति को परिभाषित किया गया है। ठीक है, और संसद को संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। ठीक है, और संविधान में परिवर्तन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। वो 3 तरीके कौन कौन से होते हैं, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति से। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नया प्रावधान जोड़ सकते हैं, कुछ भी पुराना हटा सकते हैं या उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसका आर्टिकल आप याद रखिएगा और कितने तरीके से किया जा सकता है ये याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या है, यह है सीमेंस प्रति मीटर। ठीक है, अग्निशामक यंत्रों में रासायनिक रूप से फोम उत्पादन या फोम उत्पन्न करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट में, है ना। जैसे आपने वो देखा होगा जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो बिल्डिंग्स में लगे रहते हैं आग को रोकने के लिए, उसमें किसका किसका मिक्सचर होता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है। इसी के साथ ये प्रक्रिया करके वो जो धुआं या झाग होता है वो उत्पन्न करता है। पादप जगत के किस समूह को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि वे मिट्टी में रहते हैं लेकिन लैंगिक प्रजनन के लिए वो जल पर निर्भर करते हैं। तो ये कौन से होते हैं, बायोफ्राइटा। ठीक है, बायोफ्राइटा की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जैसे कि वास्तविक जड़, तना या पत्तियां इनके नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें जाइलम फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। गैमोफाइट प्रमुख पीढ़ी होती है इनकी। निषेचन के लिए, जैसे कि क्वेश्चन में भी अभी हमने पढ़ा कि लैंगिक प्रजनन के लिए जल पर ये निर्भर होते हैं, है ना, यानी कि निषेचन के लिए पानी आवश्यक होता है क्योंकि शुक्राणु तैरकर अंडाणु तक पहुंचते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बायोफ्राइटा के, जैसे कि मॉस, लिवरवर्ट। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2026 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री डिजिटल ग्राम योजना 2.0 के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को किस वर्ष तक पूर्णतः हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये किया गया है मार्च 2027 तक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरकार हमारी डिजिटल इंडिया पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल ग्राम योजना 2.0 के तहत सभी ग्राम पंचायतों को किस वर्ष तक की हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया गया है, मार्च 2027। ये बताइए कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। हमारा जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है ना, ये बात याद रखिएगा। जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG भारत सूचकांक 2025-26 में उत्तर प्रदेश ने एस्पिरेंट श्रेणी से निकलकर किस श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है, तो यह है फ्रंट रनर, है ना। जैसा कि हम सबको पता है कि SDG गोल्स जो है वो हमें 2030 तक अचीव करना है,
तो उसी के श्रेणी में ये एक सूचकांक है जिसमें उत्तर प्रदेश ने एस्पिरेंट श्रेणी से निकलकर फ्रंट श्रेणी तक पहुंच गया है। अब यहाँ पे हम श्रेणियां देख लेते हैं। क्या श्रेणी होती है? एस्पिरेंट होती है, परफॉर्मर होती है, फ्रंट रनर होती है और अचीवर होती है। एस्पिरेंट मतलब जो लक्ष्य से काफी पीछे हो, ठीक। परफॉर्मर मतलब मध्य प्रगति वाला। फ्रंट रनर मतलब लक्ष्य के काफी करीब, यानी कि यूपी यहाँ पे था, ठीक है, लेकिन अब उसने अपनी स्थिति को बेहतर करते हुए फ्रंट रनर में आ गया, यानी कि लक्ष्य के वो काफी करीब आ गया है। और जब वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो फिर वो अचीवर की कैटेगरी में आ जाएगा। इसरो द्वारा अगस्त 2026 में प्रस्तावित ल्यूपेक्स मिशन जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की जांच करेगा, भारत और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त प्रयास है ना। तो ल्यूपेक्स मिशन किन दो देशों का प्रयास है? भारत और जापान, ठीक है, इसरो और जाक्सा। बाकी ये वहां की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उसके नाम लिखे, जैसे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है, रशिया की रोसकॉस्मोस है, यूएई की ईएसए है ना। वैसे ही जापान की क्या हो जाएगी? जाक्सा हो जाएगी। मई 2026 में आयोजित 69वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किस भारतीय पहल को वैश्विक स्तर पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई फॉर हेल्थ के मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मई 2026 में आयोजित 69वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किस भारतीय पहल को विश्व स्तर पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को, ठीक है। और इसको औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया गया था? 27 सितंबर 2021 को। इससे पहले यह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के रूप में 2020 में पायलट चरण के रूप में शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसको 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नाम दे दिया गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के प्रथम चरण का परिचालन शुरू हुआ है? ठीक है, तो ये दादरी गौतम बुद्ध नगर में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की शुरुआत की गई है? दादरी गौतम बुद्ध नगर में। क्योटो प्रोटोकॉल के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी कि सीडीएम के अंतर्गत विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के बदले मिलने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होता क्या है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं में निवेश करते हैं, यानी कि विकसित देश मदद करते हैं विकासशील देशों को कि वो कैसे जो है अपना ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम कर सके, है ना। उन टेक्निक्स में वो कैसे निवेश करें जिससे कि उनका ग्रीन हाउस एमिशन कम हो। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? यह है चेन्नई में। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है। गोमती नगर के जल प्रदूषण की जांच के दौरान यदि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान बहुत अधिक पाया जाता है तो इसका क्या अर्थ है? ठीक है, अगर कहीं पे बीओडी ज्यादा होता है तो इसका क्या मतलब होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जल में कार्बनिक कचरे की मात्रा बहुत अधिक है। यही चीजें हमने यूट्रिफिकेशन में भी देखी है ना। जब वहां पे बहुत यूट्रिफिकेशन जब होता है तो वहां पे क्या होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि वो जल प्रदूषित ज्यादा हो जाता है। वर्ष 2016 में अपनाए गए किगाली संशोधन का मुख्य लक्ष्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में कटौती करना है। यह किस अंतरराष्ट्रीय संधि का विस्तार है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का विस्तार है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस होती हैं उनके उत्पाद और खपत को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या किगाली संशोधन हुआ था, ठीक है। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था कि 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक, है ना, 80 से 85% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक वैश्विक समझौता होता है। इसके तहत ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को धीरे धीरे खत्म करके
ओजोन लेयर को बचाने के लिए इसको 1987 में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन ये लागू कब से हुआ था? 1989 से लागू हुआ था, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। इसमें CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे कि घास के मैदान और जंगल के मिलन स्थल पर स्थित संक्रमणिका क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जहां प्रजातियों की विविधता अक्सर अधिक होती है? इसको बोलते हैं इकोटोन, है ना। ये ट्रांजिशन वाला फेज होता है, ट्रांजिशनल फेज होता है, ट्रांजिशनल फेज होता है ये, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं इसका क्या मतलब है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे फॉरेस्ट है, ये यहाँ पे ग्रास लैंड है, तो ये जो बीच वाला एरिया रहेगा, यहाँ पे इसकी भी कुछ विशेषताएं मिलेंगी और इसकी भी कुछ विशेषताएं मिलेंगी, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? द एज इफेक्ट कहते हैं, ठीक। यहाँ एज इफेक्ट के कारण प्रजातियों की संख्या मूल क्षेत्रों से ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग भी, फॉरेस्ट के लोग भी यहाँ के लिए कंफर्टेबल है और ग्रासलैंड के लिए भी हैं। तो जितनी ज्यादा यहाँ पे और यहाँ पे नहीं पॉपुलेशन होगी, उससे ज्यादा ये बीच वाले एरिया में पॉपुलेशन होती है, ठीक है। इसी को कहते हैं द एज इफेक्ट। इसके और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे एस्चुरीज और मैंग्रोव्स, इसके बहुत अच्छे उदाहरण है ना। जहाँ जैसे कि मान लीजिए वेस्ट बंगाल वाला अगर आप एरिया देख लीजिए, तो जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल का एरिया है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंग्रोव्स वाला एरिया है, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि जो समुद्र की विशेषताएं हैं, है ना, वो भी रहेंगी, और यहाँ पे जो नदी, जो लैंड वाली विशेषताएं हैं वो भी रहेगी। तो यहाँ पे प्रचुरता अधिक होती है, यहाँ पे एज इफेक्ट अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह के लोग अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, लैंड के भी और वाटर के भी। उच्छ्वास शब्द, अब हम आते हैं अपने हिंदी के टॉपिक पे। उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत प्लस श्वास, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम श्रेणी के अंतर्गत आता है? कपाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो इसमें आमिष और सामिष, ये गलत है, क्योंकि ये इन दोनों का मतलब होता है मांस युक्त, ठीक। इसका सही क्या होगा? आमिष, निरामिष, ये याद रखिएगा आप। मृगेंद्र निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? मृगेंद्र किसका है? शार्दुल का। मृगेंद्र और शार्दुल दोनों का मतलब क्या होता है? शेर, ठीक है। कुरंग का मतलब क्या होता है? हिरन। भुजंग का मतलब क्या होता है? सांप। और तुरंग का मतलब क्या होता है? घोड़ा, ठीक है। वाक्यांश, जिसके पास कुछ ना हो, है ना, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना, उसको क्या कहते हैं? अकिंचन, ठीक। इसके अलावा अक्षम, जो किसी कार्य को करने में सक्षम ना हो। अज्ञ मतलब जिसको कोई जानकारी ना हो, ठीक है। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। इसके आगे के टॉपिक्स हमारी खुशबू मैम डिस्कस करेंगी, है ना, जिसमें वो DI, कंप्यूटर्स और यूपी स्पेशल के टॉपिक्स को कवर करेंगी। लीजिए मैम। थैंक यू मैम। आगे हम क्लास लेंगे आपकी, जो क्वेश्चन बच गए हैं उसका डिस्कशन आप हमारे साथ करेंगे, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल और ग्राम विकास के क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें यूपी स्पेशल से शुरुआत हो रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह जो एम्बल होता है, सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से किस वर्ष स्वीकृत किया गया? जो राजकीय चिन्ह है हमारा, वो सरकार ने किस वर्ष आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसमें आंसर हो जाएगा 1938। आइए व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने इसको आधिकारिक रूप से 1938 में सिंबल को स्वीकार किया था, स्वीकृति दी थी। अब इसमें मछली और धनुष तीर आप देख रहे होंगे, ये एम्बल यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें 2 मछलियाँ हैं और एक धनुष और उसके साथ में तीर है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय सिंबल है।
तो इसमें एम्बल देखेंगे। अब इसमें देखिए 2 मछलियां किस चीज को दर्शाती हैं? अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक है और धनुष तीर भगवान राम का प्रतीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, कभी पूछ भी सकता है कि धनुष तीर किसको दर्शाता है और 2 मछलियां किसको दर्शाती हैं, तो वो इन दोनों बात को दर्शाती हैं, अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक और भगवान राम का तीर और धनुष वो लेते ही थे, तो वो उनका प्रतीक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहरिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? जनजातियों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है और कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है, तो वहां से क्वेश्चन काफी बनाए जाते हैं, तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है और उसको हम देखेंगे। इसका आंसर है सोनभद्र। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, जो पहरिया जनजाति है वो सोनभद्र में। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनजातीय विविधता वाला जिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में जनजातीय विविधता सबसे ज्यादा किस जिले में पाई जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। और इनको पहरिया कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? वन जलाने वाले। जो झूम खेती होती है ना, जिसमें कि हम एक जगह को काटते हैं, एक जंगल को, वहां पर खेती करते हैं, उसके बाद वहां पे उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो उसी को हम झूम खेती कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कुछ पिक्चर्स है जो पहरिया जनजाति से रिलेटेड है, तो आप इनको देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1989 में। आइए व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या कह रही है इसमें। इसका एक्स्ट्रा में आप देख सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो लखनऊ में है, और ये CSIR और ये क्या कहते हैं राजकीय कृषि विद्यालय और ICAR जो होता है उसके साथ काम करती है, वहाँ के उनके साथ समन्वय में काम करती है। मान लीजिए वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको ये यहाँ पर यूज़ करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम आपस में मिलके करते हैं। तो हम इस क्यों करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो किसानों को तकनीकी नवाचार और समाधान देना, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो आपको पता है कि यूपी जो है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जब मोस्टली एग्रीकल्चर हर जगह पे ज़रूरी है, क्योंकि किसानों की डेवलपमेंट वहीं से होती है। तो एग्रीकल्चर के लिए हम क्या करेंगे, हम तकनीकी डेवलपमेंट करने के लिए इस इंस्टीट्यूट का यूज़ करते हैं। वहाँ पे R&D होती है और आपको वहाँ से इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? अब देखिए इसमें पूछ रहा है उर्दू अकेडमी की स्थापना कब की गई थी, तो वो हो जाएगा 1972। उसमें देखिए उर्दू अकेडमी कब हुई, बनी 1972 में। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उर्दू भाषा और उर्दू के साहित्य को प्रोत्साहन देना और उनका संरक्षण बनाना। ठीक है, इसका ये कहाँ पे पड़ती है? गोमती नगर लखनऊ। जो लोग लखनऊ के आसपास रहते हैं उनको पता है गोमती नगर कहाँ है, और बाकी जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी लखनऊ है, सॉरी उसकी राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ में गोमती नगर में है। अब देखिए एक क्वेश्चन और हो सकता है कि उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो ये 1989 में दिया गया, 1989 में। ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से पुकारा जाता था? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ऐतिहासिक स्थल है जिसको हम ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से जानते थे? तो वो आंसर है इसका बिठूर। अब देखिए क्यों, क्योंकि जो बिठूर है वो कहाँ पड़ता है? वो कानपुर के पास में एक जगह है जिसको हम बिठूर कहते हैं, और वो ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रह्मवर्त तीर्थ हिंदू धर्म ग्रंथों में ये कहा जाता था कि जो भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना यहीं पर की थी, और ये गंगा नदी के तट पर है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभार ये क्वेश्चन आते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले गंगा नदी के तट पर हैं, तो उसमें एक बिठूर का भी नाम आ जाएगा। और प्राचीन काल में जो महर्षि वाल्मीकि थे उनका आश्रम भी यही था। रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था? वो क्या कहते हैं ब्रह्मवर्त तीर्थ में था। और ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे ब्रह्मवर्त घाट कहते हैं, जो कि बिठूर में ही है। अब देखिए ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है।
इकोनॉमी भी आपके सिलेबस में है, तो हम देखेंगे। एक क्वेश्चन था लीड बैंक योजना के अंतर्गत किस विशेष जिले में वार्षिक ऋण योजना एनुअल क्रेडिट प्लान तैयार करने के लिए मुख्य उत्तरदायी किस निकाय को बनाया जाता है? कौन सी ऐसी निकाय होती है जो लीड बैंक योजना में वार्षिक ऋण योजना का प्लान बनाती है? तो वो आपको बताना है। वो आरबीआई का काम है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इसको आरबीआई भी बोलते हैं। नाबार्ड का काम है, अग्रणी बैंक का काम है कि जिला योजना समिति का काम है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीड बैंक का। अब लीड बैंक योजना है तो यहाँ पे लीड बैंक से आप इसको मिला भी सकते हैं। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे कि आंसर मैच कर जाते हैं। अब देखिए लीड बैंक योजना कब आई? 1969 में। और किस पे आई? गाडगिल समिति की सिफारिश पे। इसमें जैसे जो जिला है उसका एक वाणिज्यिक बैंक होगा, उसको हम नामित कर देंगे कि वो अग्रणी बैंक है। अब वो बैंक जितने भी बैंक हैं सबके लिए मिलकर एक एनुअल क्रेडिट प्लान बनाएगा जो वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करेगा। तो यही है। अब इसका कार्य ये हो गया कि एक एनुअल क्रेडिट प्लान बनाना है जिस प्लान के थ्रू हमें जो वित्तीय समावेशन है, जैसे फाइनेंशियल एक्सक्लूजन की बात करते हैं ना हम, कि क्या हो रहा है, जो गरीब हैं, किसान हैं, गांव में रहते हैं, वो लोग फाइनेंशियली एक्सक्लूड हो गए हैं, तो उनको इंक्लूड करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी कि जिससे वो कनेक्ट हो सके मुख्य धारा के साथ में। तो उसी लिए ये है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे वहां का एक वाणिज्यिक बैंक होगा, जिले का प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। तो हर जिले के एक वाणिज्यिक बैंक को नामित कर दिया जाएगा, वही लीड बैंक बन जाएगा वहां का। ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि आरबीआई। अब देखिए उसमें अदर ऑप्शन में क्या था? आरबीआई क्या करती है? नीति निर्माण और निगरानी करती है। नाबार्ड का काम क्या है? वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए दिशा निर्देश और वित्त प्रदान करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, जो क्या कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें। अब जिला योजना समिति विकास योजना का समन्वय करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि लीड बैंक में जो स्कीम है उसमें लीड बैंक एक जो वाणिज्यिक बैंक होगा एक जिले का, हर जिले में एक वाणिज्यिक बैंक को लीड बैंक बना दिया जाएगा, फिर वो एनुअल क्रेडिट प्लान बनाती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि है 37 नंबर का, जिसमें उत्तर प्रदेश के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा जो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होता है ये हमें बताना। राजकोषीय, देखिए जीएसडीपी क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है। तो इसका कितना प्रतिशत होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे राजकोषीय घाटा को फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये होगा 3%, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो एफआरबीएम एक्ट है उसके अधीन इसको राजकोषीय घाटा को हमने 3% का लक्ष्य दिया है। जब विशेष परिस्थितियां होंगी तो आप कह सकते हैं जैसे कि कोविड आ गया या कोई पैंडेमिक आ गया या कोई वो विपदा आ गई, तो उसमें हम अस्थायी रूप से छूट दे देंगे, मतलब कि सरकार दे देगी स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी या ठीक होने लगेगी तो फिर से 3% का क्राइटेरिया मेंटेन करना है। मतलब ये है कि जीएसडीपी का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट है। 3% से कम जा सकता है पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को किस वर्ष औपचारिक रूप से पृथक किया गया था? अब देखिए एक उत्तर प्रदेश का राजस्व परिषद है, ठीक है, उसका प्रशासनिक और न्यायिक कार्य एक साथ हुआ करता था पहले, उसको किस साल औपचारिक रूप से अलग कर दिया गया? तो वो है 1947 और 48, इस साल अलग कर दिया गया। इसमें जो न्यायिक कार्य थे उसको न्यायिक शाखा को प्रयागराज में रहने दिया गया और प्रशासनिक शाखा को लखनऊ भेज दिया गया। अब ये दोनों अलग अलग काम करने लगे। इससे क्या होगा? इससे जो काम करने की स्पीड है वो भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और समय में काम पूरा भी हो पाएगा। इस वजह से ऐसा किया गया था। और न्यायिक कार्य कैसे होंगे कि भूमि विवाद हो गया, कर निर्धारण हो गया, ये सब। प्रशासनिक कार्य कैसे होंगे? राजस्व संग्रह करना, भूमि का अभिलेख प्रबंधन करना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये योजना है, ठीक है, इसका क्रियान्वयन के लिए जिस जिला स्तर पर गठित एक जिला स्तरीय समन्वय समिति होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये आपका क्वेश्चन है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिए जो जिला स्तरीय समन्वय समिति बनाई जाती है उस समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपको बताना था इस क्वेश्चन में। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है?
जिलाधिकारी है। आइए व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है जिलाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो इसका मुख्य नोडल अधिकारी होता है और इसका काम क्या होता है, इस समिति की समीक्षा करना और उनको जिला स्तरीय समन्वय करना, ये चीज। अब आगे देखिए, एक उत्तर प्रदेश की पारंपरिक भूमापन। देखिए भूमापन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ग्राम विकास में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। अब इसमें शाह जहानी जरीब की कुल लंबाई कितने फिट होती है ये आपको बताना है। 132 फिट होती है कि 150 फिट होती है, 165 फिट होती है कि 198 फिट होती है, या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपको हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा। तो इसका आंसर होता है 165 फीट, जो कि 55 गज के बराबर है। इसमें टोटल देखिए 200 कड़ियां होती हैं, जिनको हम देखेंगे तो एक कड़ी की लंबाई 9.9 इंच होती है और इसका उपयोग पुराने बंदोबस्त और भू राजस्व मापन कार्यों में किया जाता था। ये सारी पुरानी भूमापन की विधियां हैं जिनके बारे में कभी कभार क्वेश्चन बना लिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इससे 15 क्वेश्चन मिलने हैं एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6, जिसको हम IPv6 कहते हैं, में एक IP एड्रेस की कुल लंबाई कितनी होती है ये आपको बताना। 32 बिट होती है कि 64 बिट होती है, 128 बिट होती है कि 256 बिट होती है। ये सारे क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने हैं और IP एड्रेस क्या होता है और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हमारे कंप्यूटर की जो क्लासेस ली जाएंगी उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है 128 बिट का एड्रेस। ठीक है, और पहले एक हुआ करता था IP4 वर्जन 4, तो जो 4 वर्जन था वो सिर्फ 32 का था, तो उसमें तुलना में जो IP6 है उसमें अधिक एड्रेस आते हैं, ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता है, ज्यादा एड्रेस स्टोर हो सकते हैं। इस वजह से अब हम IP का जो वर्जन 6 है उस पर शिफ्ट हो गए हैं। अब हम देखते हैं, बेहतर सुरक्षा मिल सकती है, अधिक एड्रेस उपलब्धता है, तेज रूटिंग और नेटवर्क दक्षता। जो रूटिंग है वो बहुत फास्ट हो गई है, जो नेटवर्क है उसकी भी स्पीड अच्छी हो गई है। हमें हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। आज के टाइम में आप देख रहे हैं 4G से 5G पे आ गए, अब बहुत सी कंट्री 6G पे जा चुकी हैं, हम भी उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये जो IP एड्रेस का वर्जन है इसको भी धीरे समय के साथ अपडेट करना पड़ता है, तो ये 6ठा वर्जन है। ठीक है, अब देखते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कैश मेमोरी जो होती है के कार्य करने का मुख्य सिद्धांत क्या होता है। कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो उसकी प्रिंसिपल होती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब देखिए कैश मेमोरी क्या होती है, आप देखिए एक CPU होता है, CPU में और एक रैम होता है। जो CPU और रैम होता है इसके बीच में एक मेमोरी स्पेस होता है जिसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, हमारा CPU बहुत फास्ट काम करता है और रैम हमारा स्लो है, तो इसको मैनेज करने के लिए एक हमने कैश मेमोरी क्रिएट करी है जिसमें डेटा थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है ताकि जो रैम है वो काम को कंप्लीट कर सके। तो इसका आंसर देखिए क्या है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। जो कैश मेमोरी है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोसेसर है बार बार एक ही डेटा या उसके आसपास का डेटा एक्सेस कर सकता है। जैसे क्या करना है कि प्रोसेसर को सेम डेटा पे बार बार काम करना है, तो वो उस मेमोरी को अपने आसपास सेव करके रखता है लोकल एरिया में। तो वो लोकल एरिया जो है उसको, इसीलिए इसके सिद्धांत को हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं कि वहां पे है, वहां से डेटा बार बार वो चेक कर सकता है, इसलिए। अब रैम और CPU के बीच का एक हाई स्पीड बफर है। जैसे हमने क्या करा, हमने ये चीज आपको बताई कि ये आपका CPU है और ये रैम है, इसके बीच में हमने बफर क्रिएट कर दिया जिसे हम कैश मेमोरी कह रहे हैं। क्यों बफर क्रिएट किया, क्योंकि हमारा CPU बहुत फास्ट काम करता है और रैम स्लो, तो उसको जो भी एक्स्ट्रा डेटा है वो थोड़ी देर के लिए कैश मेमोरी में रहेगा और उसके बाद जब रैम को उसकी जरूरत होगी तो वो वहां से उसको ले लेगा, तो इसलिए। ठीक है, अब देखिए लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक टेम्पोरल लोकेलिटी होती है कि स्पेशल लोकेलिटी होती है। जैसे कि कालिक का मतलब क्या हुआ, टेम्परेरी डेटा स्टोरेज हो जाएगा इसमें, और इसमें भविष्य में बार बार जब डेटा की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से हम इस डेटा को यूज कर लेंगे। और एक है स्थानीयता है, इसमें आप देखेंगे कि जो मेमोरी लोकेशन है उसको हम क्या करेंगे, आसपास की लोकेशन, जैसे कि आपका एक मेमोरी स्पेस है, ठीक है, इसके आसपास का जो स्पेस है वो भी आ जाएगा इसमें स्पेशल लोकेलिटी में।
जो यहाँ पर है कि हमें अगर डेटा स्प्रेड करना पड़े तो हमारे पास जगह रहे कि उसमें डेटा फैला दिया जाए, ताकि बार बार उसको लेने के लिए हमें कनेक्शन ब्रेक ना करना पड़े। फास्ट एक सिस्टम है, एक सिस्टम स्लो है, बीच में डेटा स्टोरेज की बफर की जरूरत है। बेसिकली ये बफर की तरह काम करती है ये स्टोरेज, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए MS एक्सेल जो होता है 2019, उसमें 2 या 2 से अधिक जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है उनको एक साथ जोड़ने के लिए हम किस विशिष्ट प्रतीक का प्रयोग करते हैं? इसमें बताइए वो कौन सा सिंबल है जो 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए काम में आता है? तो वो होता है एम्परसेंड, जिसको हम बोलते हैं एम्परसेंड। देखिए नाम भी याद रखिएगा और ये सिंबल भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में सिंबल्स, उनके नाम और उनके यूज, कभी कभार ऐसा होगा कि आपको शॉर्ट फॉर्म ही पता होगा, तो जब शॉर्ट फॉर्म का जब फुल फॉर्म आपको पता चलेगा तो आपको उसका काम भी समझ में आ जाएगा कि ये इसी का यही काम करता है। तो ये एम्परसेंड जो है, जैसे A1 और एम्परसेंड B1 कर दिया गया, तो ये क्या कर रहा है, 2 सेल की सामग्री को मिला देगा, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। ये चीज है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है जो MIPS है, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति और प्रदर्शन को मापने के लिए जो MIPS होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, इसमें से कोई एक है, तो वो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये MIPS है कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में जो प्रोसेसर है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है, ये मतलब हुआ, इसको निष्पादित कर सकता है। फिर ये एक पुरानी विधि है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि ये पुराना मेथड था तो अब नया कोई मेथड आया होगा, तो जो नया मेथड है उसको हम फ्लॉप्स बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये उससे ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट जो है वो फ्लोटिंग है, तो स्पेस ज्यादा मिल जाएगी। जितनी देर में ये काम करेगा उससे भी ज्यादा इफेक्टिव वे में फ्लॉप्स काम करते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके बारे में हम कंप्यूटर की क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में स्पूलिंग क्या होती है, या फिर स्पूलिंग प्रक्रिया का मुख्य उपयोग कहाँ देखा जाता है? स्पूलिंग हम क्यों करते हैं? तो स्पूलिंग का प्रयोग हम क्यों करते हैं? प्रिंट जॉब और इनपुट आउटपुट डेटा का प्रबंधन करने में। देखिए क्या होता है स्पूलिंग। सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म समझिए, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। मतलब क्या हो रहा है, जैसे समझिए आपके पास जो CPU है और प्रिंटर है, इसके बीच में एक कनेक्शन बिठाना पड़ रहा है, स्पूलिंग करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जो प्रिंटर है वो बहुत स्लो काम करता है और जो CPU है वो बहुत फास्ट काम करता है। तो जो CPU की प्रोसेसिंग है उसको स्लो डाउन करना प्रिंटर के लिए, ताकि प्रिंटर जो भी डेटा है उसको अच्छे से एनालाइज करके आपको आउटपुट दे सके, वो चीज इसमें होती है। तो ये क्या है, जब CPU बहुत तेज लेकिन इनपुट डिवाइस जैसे कि प्रिंटर धीमे होते हैं, तो हमें स्पूलिंग करनी पड़ती है डेटा की, ठीक है, उसकी स्पीड को मैनेज करने के लिए। तो ये आपके कंप्यूटर, यूपी स्पेशल और ग्राम विकास से क्वेश्चन हो गए। अब 5 क्वेश्चन हम डेटा इंटरप्रिटेशन के करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर का डेटा इंटरप्रिटेशन आपके एग्जाम में आना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये एक बार ग्राफ है, और इस बार ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, जो कि एक कंपनी की इनकम है 2000 से लेकर के 2007 तक, और यहाँ पे इनकम दी हुई है। फिर इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक। अब ये कह रहा है कंपनी की औसत आय से कम आय वाले वर्ष की संख्या कितनी है। इतने कितने वर्ष हैं जो कंपनी की औसत आय से कम है? तो पहले क्या करना पड़ेगा, कंपनी की औसत आय निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए औसत आय कितनी है, ये 2000 है, ये 3500 है, ये 4100 है, ये 3800 है, ये 5200 है, ये 5600 है, ये 4900 है। यहाँ पर डेटा थोड़ा सा मिसिंग है, 1 मिनट हमें टाइम दीजिए, तो आपको हम इसका बताते हैं डेटा क्या है। इसका है 4700, ठीक है। अब ये आपको प्रॉपर विजिबल होगा, क्योंकि देखिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें डेटा में भी कोई वैल्यू ऊपर नीचे हो गई तो आपका पूरा आंसर ही बदल जाएगा, इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ होती हैं, हमको क्वेश्चन में इतना सारा डेटा होता है तो वो डेटा कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस चीज को ध्यान रखते हुए हमें देखना है। अब देखिए पहले हम इसका औसत निकालेंगे। औसत कितना हो जाएगा, 2000
प्लस 3500 प्लस 4100 प्लस 3800 प्लस 4700 प्लस 5200 और इसमें आपको जोड़ना है 5600 और 4900। ये 8 वैल्यूज़ हैं। 8 साल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 साल का है तो 8 हो गया। अब हम टोटल निकालेंगे, जितनी वैल्यूज हैं उनका टोटल, और इसके बाद उसको 8 से भाग कर देंगे तो औसत हो जाएगा। क्योंकि औसत हमने पढ़ा है, औसत क्या होता है? औसत होता है संख्या का होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब इसको जोड़िए, अगर आप इसको टोटल जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34,700। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34,700, और जब आप इसको 8 से भाग करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 4,337.5। ठीक है, इसका मतलब कि इसका औसत कितना हो गया? 4,337.5। अब ये आपका औसत जो है वो मान है। और टोटल इनकम कितनी, ऐसी कितने वर्षों की इनकम है जो 4,337.5 से कम है, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 2 3 4 ऐसे साल हैं जिसमें आपको औसत से कम इनकम हुई है कंपनी की। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। 2006 और 7 की आय 2002 और 3 की आय से कितना गुना है? 2006 और 7 की आय ये हो गई 5,600। ठीक है, 2007 और 8 की आय ये हो गई 4,900। ठीक है, तो अब इसका गुना निकालना है। 2006-7 की आय 2002-3 की आय से कितने गुना है? तो हम इसको निकालेंगे। 2006-7 की आय जो है वो 2-3 से बताना है। 2 और 3 ये 1 है, 2 है, 2002 और 3 ये हो गई 4100। यहाँ पे 4100 लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा 4100। ठीक है, अगर आप इसको कट करेंगे तो आप 41 को भाग करिए, 56 को भाग करिए 41 से, एक बार जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ गया 10, 5 में से 4 गई 1। ठीक है, 10 में लगाया 0, अब ये 3 बार जाएगा, 3 इतने 3, 3 चौक 12। ठीक है, देखिए 1.3 आपके ऑप्शन में है तो इसका आंसर लगा दिया। जैसे इसका आंसर दशमलव के 1 अंक तक था तो हमने सिर्फ 1 अंक तक सॉल्व किया और आंसर टिक लगा दी। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। पता चला दशमलव के 3 अंक तक आप लगा रहे हैं, आंसर में वो चीज पूछी नहीं गई है तो उससे आपका टाइम ही तो वेस्ट होगा। तो वो चीज नहीं करनी, थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन देखना है, जो भी मैच कर जाए। हो सकता है 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाए, सिर्फ 2 ही बचे, तो फिर उस हिसाब से भी हम क्वेश्चन को देखेंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2007-8 में आय में 2001, 2000 और 2001 की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? आपको यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि बतानी है। ठीक है, वृद्धि तो बतानी है पर वृद्धि का परसेंटेज भी निकाल कर बताना है कि कितने % वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमने देखा कि 2000 और 2001 में कितना था, 2800 इनकम हुई थी। फिर हमने देखा 2007 और 8 में कितना था, 4,900। तो आप पहले वृद्धि निकालिए। तो 4,900 में से हमने अगर 2800 को घटाया तो कितनी वृद्धि आ जाएगी? ये आ जाएगी 2100 की। ठीक है, अब 2100 की वृद्धि किस पे बतानी है? हमें 2001 की तुलना में बताना है। तो जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे हो जाता है। तो आप अंतर को 2800 से भाग करेंगे और 100 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये हमारा कट गया 0 0। अब ये 7 चौक 28 और ये 7 त्रिक 21, ये आ गया 0। एक सेकेंड, फिर इसको 4 को इससे, हाँ 4 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सत्ते 28 और यहाँ पे 20 हो गया, 4 पंचे 20, ये आपका आ गया 75%। ठीक है,
इसका मतलब वृद्धि कितने की हो गई है? 75% की वृद्धि हुई है। अगर हम दोनों ही साल को कंपेयर करें 2001 से 2007 और 8 के इनकम में, ये अगर आप देखेंगे तो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं 2003 और 4, 2003 और 4, 2004 और 5। इसमें आप देखेंगे तो ये 4700 है, और जो 4700 है और दूसरा वाला ये 3900 है। ठीक है, ये दो डेटा, दो वैल्यूज है इनकम। इसका आय का लगभग कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, इसमें भी परसेंटेज वृद्धि बतानी है। पहले वृद्धि तो निकल जाएगी, वृद्धि कैसे निकालेंगे? हम देख रहे हैं इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब वृद्धि। अब 4700 से आप 3900 को घटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा 0 0, और यहाँ पे 17 में से 9 गई 8, और 3 में से 3 गई 0, तो 800। इसका मतलब वृद्धि तो हुई है 800 की। तो अब ये वृद्धि जो है इसका प्रतिशत बताना है आपको, वृद्धि का परसेंटेज। तो आप क्या करेंगे, 800 और इसको किसके कंपैरिजन में बताना है? 3 और 4 से। तो 3 और 4 से तो 3900 जो है वो उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। ये हो गया आपका 800। ठीक है, इसको आपको और कोई तरीका नहीं है। 9 3, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 12 है, पर 8 जो है वो 3 से कटता नहीं है, तो ये 800 है, और इसको 39, इसको आपको डायरेक्ट भागी करना पड़ेगा। तो ये आप करेंगे दुन्ना, तो 29 दुन्ना 78, 78 यहाँ 2 बच जाएगा 20, यहाँ पे एक 0 लगाया, दशमलव, ये 200 हो गया। फिर हम इसको 5 बार ले जाएंगे। 5 9 45 के 5, 4 आ गए, 5 तय 15 4 19, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो दशमलव के एक अंक तक आंसर दिया हुआ है 20.5। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको इसकी कैलकुलेशन में दिक्कत हुई तो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, इसमें बात करा 2003 और 4 और 2004 और 5। तो हमने देखा 4 और 5 में 4700 की इनकम थी, और 3 और 4 में 3900 की। फिर कह रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई। तो पहले वृद्धि निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इनका अंतर निकालना पड़ता है। तो हमने दोनों को घटाया तो हमें 800 की वृद्धि दिख गई। अब ये 800 की वृद्धि किससे बताना है? इसे हमें बताना है 2003 और 4 से। तो इसलिए हमने इसको 3900 से भाग कर दिया। तो जब आप इसको 800 को 3900 से भाग करेंगे, और परसेंट में बताना है तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 20.5% की। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दी हुई है। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आज के लिए ये जो क्वेश्चन की श्रृंखला थी वो समाप्त होती है। आज हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या आपको कोई सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं।